आज हम मुख्तलिफ छोटे छोटे टॉपिक्स जो के लिंक होंगे विद द आइडिया ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। When we talk about global governance, ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो चीज क्या है? काइंडली कैमरास यार अपने ऑफ न रखा करें आप लोग, तो मेहरबानी। मेरे लिए फिर बड़ा मसला बन जाता है खुद जाके सेटिंग्स में चीजों को जो है वो फिर काइंडली कैमरा ऑफ कर लें भाई। तो बताना पड़ता है भाई बार बार ना, खुद जाकर मुझे सेटिंग में दोनों के कैमरा ऑफ करने पड़ते हैं। जनरली जब हम ग्लोबल गवर्नेंस उनके आइडिया को हमारे सामने आता है तो हम जनरली ये अज्यूम करते हैं कि बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज जो हैं, जनरल जो इसकी मीनिंग है कि बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज उनको जनाब हाउ टू एड्रेस, जनरली ये समझा जाता है। ठीक है जी। ये ग्लोबल इश्यूज जियोपॉलिटिकल भी हो सकते हैं जी। ठीक है जी। ये ग्लोबल इश्यूज ट्रेड रिलेटेड भी हो सकते हैं। ये ग्लोबल इश्यूज पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकते हैं। ये ग्लोबल इश्यूज ग्लोबल कॉमन्स भी, जिनमें आपकी डिजीजेस भी आ गई, आपका क्लाइमेट भी आ गया, आपकी पॉवर्टी भी आ गई, आपका हंगर भी आ गया। ठीक है जी। और बहुत से, लेकिन जनरली जो परसीव किया जाता है कि ग्लोबल गवर्नेंस उसके जो हाउ टू एड्रेस दीज इश्यूज। थीसिस ये हमारा कि ये जो एक जनरल फ्रेमवर्क है ना जी ग्लोबल गवर्नेंस का, ये अपने इन 4 मेजर जो इसकी डायमेंशंस हैं उसको ये ओवरलुक कर चुका है जी, इग्नोर कर चुका हुआ ये आइडिया ग्लोबल गवर्नेंस का। और ग्लोबल गवर्नेंस का आइडिया हमें पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में लार्जली ये या तो हमें डेवलपमेंट की डिबेट के इर्द गिर्द नजर आता है, ठीक है जी, और या हमें फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स के लोन्स, उनकी बेटर मैनेजमेंट, सॉवरन लोन्स जितने भी स्टेट्स ने यानी लिए होते हैं, ये इन 2 तक महदूद रह गया। और जो इसका एक जनरल एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है उसमें हमें ग्लोबल गवर्नेंस का आइडिया डेवलप होते अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। एकेडमिकली स्पीकिंग यानी ये तो हो गया ना सारा जनरल
बात होगी हमारी कि जब हम ग्लोबल गवर्नेंस कहते हैं तो उससे मुराद ये कुछ 4-5 मेजर एरियाज में जनाब क्या इश्यूज हैं और इनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन इन 4 मेजर डायमेंशंस हम नजर आते हैं कि ओवरलुक्ड हो गई हैं, इग्नोर्ड हो गई हैं, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लार्जली हमें डेवलपमेंट या फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बस इसकी मैनिफेस्टेशंस नजर आती है। ठीक है जी। एकेडमिकली स्पीकिंग ग्लोबल गवर्नेंस जो है ना जी, ये टास्क ही ट्रांसनेशनल एक्टर्स का है जी। ये स्टेट्स चाहे वो जितना मर्जी आपस में कोऑपरेट कर लें, ये पॉसिबल ही नहीं है जी, नॉट पॉसिबल। ये करना ही ऑर्गेनाइजेशंस ने है, इंस्टीट्यूशंस ने है जी। सही जी। इन्हीं के जरिए होना, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने ही सेट ऑफ रूल्स डेवलप करने, टू बी डेवलप्ड, और बाकी फिर सारे उसको फॉलो करें। फॉलो कौन करेगा? स्टेट्स भी एंड अदर नॉन स्टेट एक्टर्स भी, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई और बाकी काम जो हो गया। ठीक है जी। So academically speaking, ग्लोबल गवर्नेंस पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई स्टेट करे। मीनिंग देयर बाय कि कोई भी स्टेट ये किसी भी तरह का इनिशिएटिव अगर ग्लोब में, चलो इन इश्यूज को या ऊपर वाले 4 इश्यूज को, इनको एड्रेस करने के लिए अपने को ये ग्रैंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो एकेडमिकली स्पीकिंग ग्लोबल गवर्नेंस का आइडिया उसको स्केप्टिक देखता है जी, उसको स्केप्टिकल देखता है कि नहीं, कोई भी स्टेट चाहे वो जितना बड़ा भी ग्लोबल इनिशिएटिव ले आए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई स्टेट खुद लीड करे अपने आइडिया को और दुनिया को जनाब वो कहे कि जिसको फॉलो करे जी। इसकी एक बड़ी मैनिफेस्टेशन, इसकी बड़ी केस स्टडी हमें 21st सेंचुरी में ही मिल जाती है जी, जहां चाइना अपने BRI प्रोजेक्ट्स ट्रांसेंडेड इनटू ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इनसे एक ही फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं, ग्लोब में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे BRI से व्हाट्सएवर, लेकिन इसको वो एक्सेप्टेबिलिटी विद इन द फ्रेम ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस वो नहीं मिल सकी। लिहाजा जब हम US का प्लान देखते हैं टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ BRI, जिसको कहते हैं B3W, तो B3W की लेजिटिमेसी कि भाई ये ग्लोबल गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में ही डेवलप किया जा रहा है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बन गई। चाहे इस पे काम कम हुआ लेकिन इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बन गई। कैसे बन गई? ये तो US का प्लान हुआ, तो स्टेट का नहीं। तो US ने इसको लेके गया G7 के फोरम पर, G7 के फोरम से इसको अप्रूव करवाया, यानी US लेड आइडिया लेकिन G7। अब G7 का फोरम एक इंस्टीट्यूशन, सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन, सो ये मैटर नहीं करता कि कोई प्रपोजल कितना उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, सॉरी कितनी उसकी जो है वो उसमें हमें डेवलपमेंट्स होती नजर आती है, एक्सपैंड होता नजर आता है। ये मैटर करता है पहले कि वो प्लान विद इन द फ्रेम ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस फॉल करता भी है या नहीं, उसकी स्पिरिट के साथ ग्लोबल गवर्नेंस की
स्पिरिट के साथ लिंक्ड है या नहीं। सही है। तो हमें ये तो सबसे पहले चीज जो है वो ग्लोबल गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में क्लियर होनी चाहिए। ग्लोबल गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में जियोपॉलिटिकल, ट्रेड, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्लोबल कॉमन्स, इनके कॉन्टेक्स्ट में, इन चार फ्रेमवर्क्स के कॉन्टेक्स्ट में, सिंस कोल्ड वॉर टिल कोविड, फ्रॉम कोल्ड वॉर टू कोविड, हम वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि इन 4 थीम्स में, इन 4 डायमेंशंस में स्टेट्स, इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को सुपरसीड किया। एक वाज़ेह जो बड़ी इन तमाम एस्पेक्ट्स में हमें नजर आ जाती चीज, वे जियोपॉलिटिकल राइवलरीज स्टेट्स की हुई ना जी, स्टेट्स की राइवलरीज हैं। क्या इन राइवलरीज को कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस करने में कामयाब हुआ जी? अभी भी मोस्ट रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में देख लें, चाइना और रशिया एक इमीडिएट जियोपॉलिटिकल थ्रेट रखता है, दूसरा लॉन्ग टर्म रखता है। तो क्या कोई फोरम उन इश्यूज को एड्रेस करने में कामयाब हुआ जी? नहीं हुआ। स्टेट्स की राइवलरीज वो खा गई बिल्कुल कि जी इन एरियाज में कोई ग्लोबल गवर्नेंस हो सकती। ट्रेड में ज्यादा दूर ना जाए, 21st सेंचुरी में यूएस चाइना ट्रेड वॉर, WTO की रिपोर्ट्स वाज़ेह तौर पर लेबल करती हैं कि बोथ स्टेट्स को एक्यूज करती हैं। WTO की रिपोर्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल, आप देख सकते हैं। WTO रिपोर्ट्स, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, वाज़ेह तौर पर। तो यहां पर भी WTO एक इंस्टीट्यूशन है ना जी, एक फोरम है जिसने ट्रेड रेगुलेट करनी है ग्लोब में, लेकिन नहीं करवा पाया इन 2 बड़ी स्टेट्स के दरमियान। सही जी। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में देख लें तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें थ्रू आउट 20th सेंचुरी एंड नाउ 21st सेंचुरी हमें मैनिफेस्टेशन मिलती हैं कि इधर या तो स्टेट्स ने म्यूचुअली अपने इश्यूज को एड्रेस किया, या इश्यूज प्रोलॉन्ग्ड है बिकॉज ऑफ स्टेट फैक्टर, या 21st सेंचुरी में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट चैलेंज भी हुई है, जैसे यूक्रेन का क्राइसिस, जैसे सीरियन वॉर, सीरियन क्राइसिस, नंबर ऑफ अदर्स, कि यहां पर भी स्टेट्स ने इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस की इनकैपेसिटी नजर आ रही। ठीक है जी। और ज्यादा दूर ना जाएं, आप ग्लोबल कॉमन्स में भी अगर आ जाएं, जहां WHO की रिकमेंडेशंस को ड्यूरिंग कोविड बड़ी स्टेट्स ने फॉलो ही नहीं किया। इवन वैक्सीन डिप्लोमेसी में देख लें तो WHO जिन एरियाज अक्रॉस द ग्लोब के बारे में कहती थी कि जी यहां पर पहले ब्राजील और उसकी सराउंडिंग के एरियाज, ये सबसे पहले यहां वैक्सीनेशन शुरू की जाए, तो हम देखते हैं यहां पर स्टेट्स या मल्टीनेशनल कंपनीज
ब्राजील और उसकी सराउंडिंग अर्जेंटीना और बाकी कंट्रीज के साथ बार्गेन्स करती नजर आई। हालांकि इशू तो बार्गेनिंग की नहीं थी, लेकिन बार्गेन्स करती नजर आई। और तो और फाइजर, ये जनाब अर्जेंटीना में मिलिट्री बेसिस डिमांड करती है। तुम्हारा क्या काम है भाई मिलिट्री बेसिस का, विच अर्जेंटीना रिफ्यूज्ड। क्लाइमेट में उसमें भी नजर आता है चाइना और यूएस की तरफ से ये टॉपिक कि जनाब चाइना क्लेम करता है हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें कंसेशंस प्रोवाइड की जाए तभी हम आ सकेंगे क्लीन एनर्जी की तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स कहता है कि किसी भी तरह कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी हमें एक्सेप्टेबल नहीं। तो ये तो ऊपर वाली हमारी बात होगी कि जो चार बड़ी डायनामिक्स हैं उनमें भाई स्टेट्स ने ग्लोबल गवर्नेंस के आइडिया को जो एक जनरली उसकी परसेप्शन डेवलप की जाती है उसमें इसको चलने ही नहीं दिया, इस आइडिया को चल नहीं सका। और जहां दो हमें इसकी मैनिफेस्टेशन नजर आती हैं उनको जरा आप देख लेते हैं, डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। ये भाई आपको एक जगह ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये आर्गुमेंटेशन को नहीं मिलनी, ये खालिस्तन आपको इत्शाम जान भट्ट से ये निर्माण हासिल हो रहा है। मुबल्लिग 7,900 रुपये। अच्छा वैसे मैंने नोट किया, मैं गलत हूँ, मैंने नोट किया ये जब भी मैं क्लास जो है ना वो कह देता हूँ ना आज 11:30 होगी तो उस दिन जो है वो मुफ्त बरे जो है वो कम हो जाते हैं यार। जिस दिन भी क्लास 11 बजे शुरू होती है तो उस दिन जनाब 600 650 तक पहुंचे होते हैं, या फिर मुफ्त बरे कहते हैं क्या जो है वो लेनी क्लास है? लगता तो कुछ ऐसे ही है। चलो हमें क्या, जिसने हमारा माल खाया उसने रिक्शा ही चलाया, नाजायज खाया ना जिसने तो उसने रिक्शा ही चलाया। जिसने हमें जनाब धोखा दे के पढ़ा वो 1 नंबर से फेल हुआ इंशाअल्लाह। डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसमें हमें इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं रिपीटेडली, बट ये इनिशिएटिव्स भी बहुत इफेक्टिव नहीं रहे हैं। इनमें पहला जो हमें इनिशिएटिव है वो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की सूरत में मिलता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के डेवलपमेंट पैकेट्स 1960s का, 1970s का और 1980s का। इन डेवलपमेंट पैकेट्स का बेसिकली पर्पस ये था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इनकी जीडीपी जो है उसको रेस किया जाए, उसको हाई किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हर डेवलपमेंट डेकेड के एंड पे ओवरऑल एग्रीगेट जीडीपी थर्ड वर्ल्ड की वो जनाब नीचे आई, ऊपर नहीं गई। जो फैक्टर्स इसके फेलियर के बताए जाते हैं जी, कोल्ड वॉर, इफेक्टिव लॉबिंग, स्टेट्स की ज्यादा बेहतर नहीं, सही है जी, सिविल वॉर्स खास तौर पे अफ्रीका में तो जनाब ठीक से हम काम नहीं कर सके, एब्सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस कंट्रीज के अंदर,
करप्शन, एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये जी मल्टीपल फैक्टर्स थे। हमारा कोई कसूर नहीं, हमारे इनिशिएटिव्स बड़े बेहतरीन थे। नाइनटीन 1990s में इसी डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमें दो बड़ी वेरिएशंस नजर आती हैं। जेंडर इक्वालिटी, कि डेवलपमेंट विदाउट जेंडर इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है जी। और दूसरा मिलेनियम डिक्लेरेशन। इस मिलेनियम डिक्लेरेशन 2000 से बने थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। 8 गोल्स हैं, गूगल शरीफ करके इनको रट्टा मार लीजिएगा। यहाँ मैं वो 8 गोल्स लिख के, मेरे लिखने से कोई आपके दिमागों में फिट इन तो नहीं हो जाने, टाइम ही जाया करना। लेकिन ये टीचिंग का बड़ा बेहतरीन तरीका है कि यहाँ पर अब आप 8 गोल्स लिखना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता हल्की राइटिंग में, तो काफी टाइम जो है ना वो आप ले सकते हैं। अच्छा बेटा अब क्लास का टाइम खत्म हो गया, मेरे पास इतनी सिरदर्दी नहीं है, देख लेना इसको, 8 गोल्स को याद ही करना है, रट्टा ही मारना। और फिर 21st सेंचुरी में हमें इन द फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 के, ये 17 गोल्स हैं। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा चाइना ने कई प्रोग्राम दिए, यूएस ने कई प्रोग्राम दिए, तो ऊपर बात पहले ही तय हो गई है कि ग्लोबल गवर्नेंस देनी ही टास्क की ट्रांसनेशनल एक्टर्स का। स्टेट्स जितना मर्जी कोऑपरेट कर लें पॉसिबल ही नहीं, ये काम ही ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस ने कर, सेट ऑफ रूल्स बनाने, ठीक है जी। उसको बाकी फिर स्टेट्स और नॉन स्टेट्स ने फॉलो करना, इसको ज़हन में रखिए। सो व्हाटएवर चाइना इज डूइंग, व्हाटएवर यूनाइटेड स्टेट्स इज डूइंग, ब्ला ब्ला, फलाने ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, वो यहाँ हमारे इस डोमेन में फॉल नहीं करेगा, ये ज़हन में रखिए जब ग्लोबल गवर्नेंस की बात हो। हाँ वो कंट्रीब्यूट करेंगे स्टेट्स, लेकिन डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूशन वो स्टेट्स की तरफ से होगी, ठीक है जी। अब पीछे रह गया फिर फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट। इस फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में हमें 2 तरह की मैनिफेस्टेशन मिलती हैं, स्टेट्स के लोन्स, उनके डेफिसिट्स, उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, उनको कैसे एड्रेस करना। एक तो हमें इन द फॉर्म ऑफ IMF सिंस 1944 कि जिसने फाइनेंशियल सपोर्ट, हेल्प प्रोवाइड करनी है स्टेट्स, सही। ये तो चल रहा है क्वाइट कॉमन, लेकिन इसके प्लान्स हमेशा सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म ही रहे हैं। जैसे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, अंडर दी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम स्टेट्स को कहा जा रहा है जी प्राइवेटाइजेशन करो, स्टेट्स के बजट्स को डायरेक्टली मॉनिटर किया जाता था, स्टेट्स रिलक्टेंट होती थी। और अब 21st सेंचुरी में हमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स ये कम नजर आते हैं और इसकी जगह एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का आइडिया,
जिसमें आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज वो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट उसके पास, लेकिन लॉज, प्रोविजंस एंड कमिटमेंट्स, इसके बेंचमार्क्स आईएमएफ ने तय करने और स्टेट्स को उन बेंचमार्क्स को कंप्लायंस करना, जैसे भी करें, जिस तरह की मर्जी डोमेस्टिक पॉलिसी बना के, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सो ये हमें दो बड़ी वेरिएशन मिलती है, लेकिन जो सबसे बड़ी वेरिएशन मिलती है वो फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ द जी फैक्टर। G7, G20, G77, तो आए बारी बारी देखते हैं फिर कि ये क्या बनाए हैं जी, कि यही सबसे हमें पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट जो है वो मिलता है ग्लोबल गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि लार्जली बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा श्रिंक हो गई है फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में। ऐसा नहीं है कि बाकी चीजों में काम नहीं हुआ, बट ऐसा है कि बाकी चीजों में जो काम हुए हैं उनको हमने एक 20 नंबर के सवाल में बता दिया जी कि हर जगह पे कोई ना कोई इश्यू जरूर हुए। सो इनको बारी बारी अब देखते हैं जी। हो सकता है पेपर में वो सिर्फ G7 पे सवाल पूछ ले, हो सकता है वो G7, G20 इनके कंपैरिजन पे सवाल पूछ ले, सही। हो सकता है वो पूछ ले कि ग्लोबल एफर्ट्स क्या हैं जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्लोब की करने की हमें क्या क्या मैनिफेस्टेशंस नजर आती हैं अक्रॉस द ग्लोब। फिर चाइना भी आ गया बीच में, उसका AIB भी आ गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आ गया, ये G7 भी आ गया, G20 भी आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है जी। ये कमबख्त हमारा इस्लामाबाद जो है ना, ये आज, अब मैंने आज पक्का निकलना था, लेकिन वो मेरी सिस्टर जो है वो जो इस्लामाबाद वाली है वो भी सरगोदा चली गई है मेरे अम्मी अब्बू के पास। उधर से मेरी बेगम भी बच्चों को लेके सरगोदा चली गई है, तो उनका फोन आया जी हम सरगोदा हैं, तो इतवार की रात को वापस आएंगे। मैं कहा फिर मैं अकेला क्या करूंगा, अब मेरी इतवार भी यहीं लग जाएगी। इस दफा तो इस्लामाबाद ने हमें फंसा लिया है। तो देखते हैं जी बारी बारी फिर इनको क्या है ये बलाएं, कैसे काम करती हैं ये। इन बलाओं से पहले एक छोटा सा शॉर्ट सा आपको बता दूं जी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में, डिटेल्स तो आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी पता लग जाएंगी, लेकिन बताना जरूरी है, कारोबार का मामला, गरीब आदमी। मेरा लास्ट सेशन होगा जी, ठीक है। मेंबर कंट्रीज, बुनियादी तौर पे इसमें रशिया भी शामिल किया गया था 1990s में, तो ये G8 कहलाता था, लेकिन फिर लेटर ऑन रशिया की मेंबरशिप सस्पेंड हो गई, ये दोबारा फिर इसको G7 ही कहा जाता है जी। 7 कंट्रीज हैं, इन 7 कंट्रीज को जनरली समझा जाता है, क्योंकि जब ये फोरम बना था वे बैक इन 1973, तो उस वक्त ये 7 कंट्रीज मोस्ट
या हाईली आप कह लें एडवांस्ड इंडस्ट्रियल स्टेट्स थी दुनिया की। इनमें अगर एशिया से आप देखें तो इसमें जापान था जी, ठीक है जी, वाहिद कंट्री। यूरोप से देखें आप तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, 1 2 3 4 5। और अगर आप नॉर्थ अमेरिका से देखें तो कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये 7 कंट्री हाईली जिनको कहा जाता है जनाब कि एडवांस्ड इंडस्ट्रियल स्टेट्स एज ऑफ अर्ली 1970s। फिर लेटर ऑन यूरोपियन यूनियन भी आ गई इसमें, लेकिन यूरोपियन यूनियन कोई स्टेट नहीं है ना जी, नॉन स्टेट मेंबर है ना जी, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी मौजूद है बीच में, ठीक है जी। तो ये G7 बहुत बड़ा ग्रुप है जी, बहुत बड़ा फोरम है। इसका जो मैंडेट है इस फोरम का, वो तो एक ओपन मैंडेट है जी। हम दुनिया के इकोनॉमिक इश्यूज पर, पॉलिटिकल पर, ठीक है जी, सोशल, लीगल, रिलीजियस, ठीक है जी, हर तरह के एस्पेक्ट्स उन पर जनाब हम G7 कंट्रीज फोकस करेंगे कि जिससे डेवलपमेंट इनिशिएट हो सके, ठीक है जी। G7, लेकिन बुनियादी तौर पर ये करते क्या है जी G7 कंट्रीज? बुनियादी तौर पर इनका काम क्या है, किस तरह चलना है इन्होंने? तो हमने तो पहले बात कर ली कि इनका मैंडेट कोई रिजिड मैंडेट नहीं है, इनका जनरल मैंडेट है। मसलन जब हम 1970s को देखते हैं तो G7 के फोरम से जो सबसे ज्यादा जिस चीज पर डिबेट हुई है 1970s में, वो इंटरनेशनल मार्केट की ऑयल प्राइस पे, उस पे ज्यादा फोकस हुआ, क्योंकि उस दौर में ब्रेटन वुड मॉडल कोलैप्स कर गया था और पेट्रो डॉलर इसकी धूमें पड़ गई थी कि तेल अब डॉलर में खरीदा जाएगा। तो सबसे ज्यादा हमें इस चीज पर 1970s में फोकस मिलता। 1980s को जब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस उन लोन्स पे मिलता है जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दे आर अनएबल टू पे। तो इनका क्या करें जी हम? सही है, क्योंकि लोन्स तो लिए गए 1970s में, लेकिन 1980s में वेस्ट में जो रिसेशंस आए और जिस तरह लोन रेट्स, मार्कअप रेट्स हाई हुए, तो जाहिर है जिन्होंने लोन लिए हुए थे ऑटोमेटिकली उनके पे फिर मार्कअप जाहिर फिर रीडिफाइन हुए, ठीक है जी। तो ये हमें फोकस मिलता। अब ऑल टुगेदर डिफरेंट है ना जी। आप यहाँ पर मार्केट बेस्ड इशू पर ज्यादा फोकस करते नहीं है। 1980s में आप लोन्स पर कि कैसे इसको जनाब एड्रेस किया जाएगा, इस पे फोकस करते रहे। 1990s में हम ऑल टुगेदर देखते हैं कि भाई ये एक नया फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ। 1990s के कॉन्टेक्स्ट में डीन्यूक्लियराइजेशन, उस पे फोकस करते हुए नजर आता है G7 का फोरम।
समझ आ रही जी? तो डिफरेंट जो है वो हमें वेरिएशंस मिलती हैं। 2000s का जो फेज है, 2000s में हमें विजिबल तौर पर नजर आता है कि जनाब फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इश्यूज साइमल्टेनियसली इस फोरम पर डिस्कस हो रहे हैं। फाइनेंशियल, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ना भाई 2008 का, पॉलिटिकल इश्यूज में सबसे बड़ा फिर वॉर ऑन टेरर वो डेवलप होता नजर आता है, यानी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी हम कह सकते हैं कि देखना जी इसका मैंडेट जो है ना जी बड़ा ओपन मैंडेट है, G7 का बहुत ओपन मैंडेट है। ठीक है जी, इतना ओपन मैंडेट है ना जी कि बेसिकली तो आपने एक फाइनेंशियल डोमेन में जो है वो एक फोरम डेवलप किया, लेकिन उसकी वेरिएशंस ही जो है वो बढ़ती गई। कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो G7 कंट्रीज ये एप्रीहेंसिव हैं of the rise of China, apprehensive of the immediate threats posed by Russia, immediate context। ठीक है जी, कार्बन जीरो उस पे फोकस हमें इनका नजर आता है इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में। एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट इस पे फोकस नजर आता है। बुनियादी तौर पर आपने फोरम 1970s में उन फाइनेंशियल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए बनाया था जो 1970s में ब्रेटन वुड मॉडल के कोलैप्स की फॉर्म में आपको कन्फ्रंट कर रहे थे। लेकिन मैंडेट इतना ओपन रहा है कि मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स में हमें डेवलप होता नजर आ रहा है। ठीक है जी, सो एक तरफ तो हमें G7 का फोरम जो कि बना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में था, और ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स नहीं की, बिल्कुल की नहीं है, बट इनमें कुछ इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस हैं जी। अच्छा पहले ये बाद में कर लें, अब थोड़ा सा उसको देख लें पहले। ये नीचे जगह है नहीं, G20 को जी G20 का फोरम दुनिया की जनाब 20 ग्रोइंग इकोनॉमीज, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट ग्रोइंग इकोनॉमीज। मजे की बात यह शुरू में बता देते हैं इसका थीसिस कि G7 कंट्रीज के इनिशिएटिव से ही G20 का आइडिया डेवलप हुआ जी 1999 में। यानी G7 कंट्रीज की वजह से ही G20 का आइडिया डेवलप हुआ। ठीक है जी, यानी इसके अंदर इन G20 में ये G7 तो है ही है, ये तो मौजूद है।
इनके अलावा फिर बाकी आपको 13 कंट्रीज और जो है वो मिलती। मसलन एशिया में अगर हम आ जाए तो जनाब हमें चाइना मिलता, इंडिया मिलता, इंडोनेशिया मिलता, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया मिलता, साउथ कोरिया मिलता। ये हमें एशिया से इस फोरम में ये कंट्रीज मिलते हैं। अगर हम यूरोप में चले जाएं तो अदर देन G7 कंट्रीज तो है ही है ना जी, उनकी तो हम जो है वो डिटेल्स में नहीं जा रहे। तो हमें जनाब जर्मनी मिलता, ठीक है जी, रशिया मिलता, टर्की मिलता। यहां है रशिया, अब यहां पर भी उसको ऑब्जेक्ट किया गया लेकिन यहां पे है। फिर जनाब आगे अफ्रीका में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अफ्रीका से एक भी कंट्री चलो अमेरिकाज में पहले देख लेते हैं जी। अमेरिकाज मतलब दोनों अमेरिकाज हो गए ना जी। ऊपर वाले अमेरिका से तो कनाडा और यूएस तो G7 में है ही है। तो अमेरिकाज अगर हम नॉर्थ में देख लें तो वहां से मैक्सिको है जी, बाकी फिर साउथ से ही है जी। आपके पास ब्राजील है जी, अर्जेंटीना है जी, ये कंट्रीज आपके। अफ्रीका से आपके पास पूरी यानी कि नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, यानी जो अफ्रीकन रेस जहां पर डोमिनेट करती नजर आती है हमें, वहां से कोई भी नहीं। हाँ, जिस कंट्री को इनकॉर्पोरेट किया गया वो साउथ अफ्रीका, लेकिन रोल इसका बड़ा मिनिमम सा है। फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देख लें तो वो ऑस्ट्रेलिया है जी, वही रह जाता पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, उसके बाद 15 और बाद में कितने हो गए? हैं ये कितने बना गया मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा रशिया नहीं, हाँ है ना, रशिया तो आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओहो ये नहीं है ना, हाय हाय। ठीक है यार, आजकल ना अजीबो गरीबी हो रहा है मेरे साथ ना, कसम से। हर क्लास में कोई ना कोई चबलबाजी मेरे से पिछले 2-3 दिन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 7 20। एक आधा हो रहा है क्योंकि ये रशियंस को ये एक आधा हो रहा है, एक आधा हो रहा है। तो गूगल कर लेना यार, एक आधा हो रहा है बस। कौन सा है तो मेरे देख लेना बारह। सो जनाब ये G20 जी, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ये कलेक्टिवली ये कंट्रीज ये एक्सीड कर जाते हैं जी, यानी इन बिटवीन 80 to 80% जनाब ग्लोबल जो आप कह रहे हैं कि आपकी है ना जी वेल्थ की ओवरऑल ग्लोबल वेल्थ हर तरह से वो उसका जनाब ये 80 to 85% तो इन्हीं का जो है वो है जी हिस्सा है, इन्हीं 20 22 21 कंट्रीज का। और बनवाई भी ये G7 कंट्रीज की रिकमेंडेशन भी गई कि हाँ यार बनाया जाए एक ऐसा फोरम। ठीक है जी। इस ग्रुप का मैंडेट क्या है?
इस ग्रुप में हमें नजर आता है कि ये वाहिद ग्रुप है जो ट्रू स्पिरिट में, जो हमने बात की थी ना फाइनेंशियल, ये जो पीछे ये फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट ये वाला, कि सबसे इफेक्टिव अगर हमें अक्रॉस द ग्लोब फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नजर आती, इंस्टीट्यूशन की नजर आती, तो वो G20 का जी। ठीक है जी, सबसे ज्यादा सही जी। पूरे ग्लोब का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, खास तौर पे टेक्नोलॉजी के आने से, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट से, फिर इंटरनेशनलाइजेशन और लोकलाइजेशन से, इन एस्पेक्ट से पूरे ग्लोब का फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना जी, इन चारों एस्पेक्ट से ये 24/7 आपस में कनेक्ट हो गया हुआ जी। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन का इंतजार करना पड़े, देखना पड़े कि कौन सी मार्केट कहां मौजूद है। आई एम होपफुल कि आपको लोकलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन का पता होगा। नहीं पता, यहां हमने तो इसको एक्सप्लेन नहीं करना ना जी, हमने तो 20 नंबर का सवाल करना है। इंटरनेशनलाइजेशन, जब प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पर आप लेके जा रहे हैं, इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। लोकलाइजेशन, जब आप किसी लोकल मार्केट को उसमें पेनिट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन उस मार्केट के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए, वरना आपकी ये प्रोडक्ट्स उस मार्केट में स्पेस नहीं बना सकेंगे। तो लोकलाइजेशन, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में आपको वेज बर्गर शाजो नाजरी मिलेगा। मैं किसी मैकडोनल्ड पे शाजो नाजरी वेज बर्गर दे देंगे, शाजो नाजरी शायद, लेकिन इंडिया में मैकडोनल्ड ने एंट्री लेनी थी तो वेज बर्गर भी आया। पिज्जा हट ने एंट्री मारनी थी तो वेज पिज्जा भी आया। ये क्या हुआ? ये लोकलाइजेशन। ठीक है जी। इन तमाम एस्पेक्ट से ना पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को ना, वो आप कहने के यूनाइट कर दिया है, उसको कनेक्ट कर दिया हुआ आपस में। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब डेवलप्ड कंट्रीज, उनके लिए फाइनेंशियल सोल्यूशन डिफरेंट हो और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए डिफरेंट हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सेम है। डेवलप वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स डेवलपिंग या इमर्जिंग मार्केट्स के प्रॉब्लम सेम हो ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा है कि ये इतना आपस में कनेक्ट हो चुके हुए हैं कि रेमेडीज सेम बनानी पड़ती हैं चाहे प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि ये रियलाइजेशन डेवलप हो गई कि सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जी ग्लोब की। ग्लोब में पीस के इश्यूज हैं, वॉर के इश्यूज हैं, अनसर्टेनिटीज हैं,
लेकिन इन तमाम को डिफीट करने के लिए, ठीक है आपने डिप्लोमेसी करनी है, आपने डायलॉग करना, व्हाट्सएवर, वो तो एक इशू पे करना ना, लेकिन एक्टर्स को कंपेल करना कि भाई बैठो और अपने मसाइल हल करो, उसके लिए हमें ग्लोब की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। आप मोस्ट रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में भी देख लेना जी, मोस्ट रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में तो सबसे खूबसूरत G20 के फोरम से हमें यूक्रेन की जो वॉर है, सबसे खूबसूरत तरीके से G20 के फोरम से इसकी इंटरप्रिटेशन मिलती, और वो मिलती है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी है। कोई ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी से याद आया, भाई अब्दुर्रहमान ठंडे हो अब बेटा, मैं तो भूल ही गया था उसको। बैठा होगा, क्लास ले रहा होगा, लेक्चर हमारा तुम्हारा दुश्मन भी सुनता है, ये तो फिर एक स्टूडेंट है बेचारा। ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को डीरेल करने की। सबसे मजेदार जो है वो इंटरप्रिटेशन है G20 फोरम से कि ग्लोब की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी तो ये इश्यूज एड्रेस होंगे। यानी G20 फोरम ने आके 21st सेंचुरी में जो आपका ओल्ड नैरेटिव्स थे ना जी, वो सारे गोल कर दिए। पाकिस्तान कोई G20 का मेंबर नहीं है, लेकिन अगर हम साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जहां से एक मेंबर इंडिया है, तो हम 21st सेंचुरी में देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अभी भी उन्हीं ओल्ड नैरेटिव्स में है। पहले इंडिया कहता है टेररिज्म के मसले हल करो, पाकिस्तान कहता है पहले कश्मीर का मसला हल करो, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज को एड्रेस करो। लेकिन G20 कंट्रीज को अगर आप देखें तो G20 कंट्रीज में हमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है, नहीं भाई ये ओल्ड नैरेटिव हो गए, अब पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाओ साउथ एशियन रीजन में। G20 कंट्री यानी G20 के फोरम से जो हम आर्गुमेंट साउथ एशिया पे अप्लाई कर सकते कि पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाओ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी जी? जब रीजन का डॉलर रीजन में ही सर्कुलेट करेगा जी, इंटरडिपेंडेंस बने रीजन में। जब ओपन मार्केट होगी जी रीजन में, जब फाइनेंशियल जो आपके पैटर्न्स हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड स्टफ लाइक दैट, ये आपस में कनेक्ट होंगे, तो ये ओल्ड नैरेटिव्स को G20 फोरम नहीं मानता, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही सेकंड जो स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेकंड स्टेप डेवलप कराएगी, इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वही ये सेकंड स्टेप डेवलप करवाएगी। ठीक है जी, इसके बगैर पॉसिबल नहीं।
अब हम ये 2 स्टेप्स करेंगे कैसे, हमारे मेथड्स क्या होंगे, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अल्टीमेटली जो है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अक्रॉस द ग्लोब, ये हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम जनाब 80 to 85% आप कह लें कि जो जीडीपीज हैं, जो प्रोडक्टिविटी है, वो हम संभाल रहे हैं। तो इसके मेथड्स क्या होंगे? तो इसका जो सबसे ऑर्गेनाइज्ड मेथड है इनका, वो है डेवलपमेंट एड। सबसे ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न डेवलपमेंट एड, यानी कि इस ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसके लिए G20 कंट्रीज मस्ट contribute to other countries in the form of development aid. Foreign aid नहीं, रीपेमेंट इसकी नहीं है, डेवलपमेंट एड। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? तो जनाब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी consolidating and strengthening IMF and World Bank। ये याद रहे, G20 कंट्रीज का कोई ऑल्टरनेटिव इक्विटेबल फाइनेंशियल सिस्टम ऑफर नहीं करता, ठीक है जी। क्योंकि यही वो फोरम है G20 कंट्रीज के ख्याल में जो गवर्नमेंट्स के डेट हैं, जिनको उर्फे आम में आप पब्लिक डेट भी कहते हैं, तो ये गवर्नमेंट्स के डेट हैं या पब्लिक डेट जिसको उर्फे आम में कहते हैं, इनको रेगुलेट भाई स्टेट खुद भी नहीं कर सकती। उसके लिए इन फोरम्स को कंसोलिडेट और स्ट्रेंथन करना वो जरूरी। लेकिन अभी तो हम पीछे हेडर में करके आए हैं बात कि जनाब ये नहीं हो रहे कंसोलिडेट और स्ट्रेंथन, तो जरूर एक बड़ा सवाल या निशान यहां बन गया हमारे दिमाग। अब आते हैं फिर उस इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस पर, दोनों को साथ लेके चलेंगे कि वो क्या इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस हैं। फोरम तो एक तीसरा भी है जिसको आप कहते हैं G77। अच्छा, इसमें धोखा नहीं खाना कि G77 है तो एज इफ के इसमें 77 मेंबर्स होंगे, ऐसा ये धोखा नहीं खाना। इसमें नियरली 2/3 कंट्रीज हैं जी, सॉवरन कंट्रीज, 2/3 कंट्रीज दुनिया की, 134 स्टेट्स इसकी मेंबर है। फोरम का नाम G77 इसलिए कि जब ये बना था वे बैक इन 1960s, जब इसकी एवोल्यूशन हुई थी, तो उस वक्त 77 कंट्रीज जो क्रिटिकल थी कि ना हमने यूएस का हिस्सा बनना है या हमने यूएसएसआर का हिस्सा बनना, तो ये क्रिटिकल थी, ठीक है जी, तो हमने इसका हिस्सा नहीं बनना। क्लियर है जी। लेकिन G77 क्योंकि इसमें लार्जली जो है वो पुअर कंट्रीज हैं भाई, लो इनकम कंट्रीज हैं, तो इनमें कोई फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेट करने की बात नहीं। G77 का फोरम क्रिटिकल है, ये पहले बना है, G7 G20 बाद में बने, लेकिन ये पहले से ही क्रिटिकल है। ये तो लेटर स्टेजेस पे बने ना जी, बाद में बने, ये 73 में, ये 99 में। G77 का फोरम राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कहता है कि हमें चाहिए दुनिया में NIEO,
a new international economic order. हमें ये जो 1944 से IMF चल रही है, हमें ये मंजूर नहीं है जी। हमें एक पूरा इक्विटेबल अल्टरनेटिव इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए जी। फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में कोई ये नहीं कि ये को बन नहीं गया, ये ऐसा नहीं हुआ कि ये दुनिया में बन गया और इससे जनाब दुनिया में ये लो इनकम कंट्रीज में रेल फेल हो गई जनाब। ठीक है जी, ये प्रपोज किया गया था। ठीक है जी, सही है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई यानी कि वो नहीं हुआ, दुनिया में राइज नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। हैरत की बात यह है कि इन्हीं 134 कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज G20 में भी हैं। ठीक है जी, और ये जो कंट्रीज हैं ये इस फोरम पे बैठ के IMF के हक में बात कर रही होती। अब आ रही ना इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस में कहानी जाने लगी। और जब ये G77 के फोरम पे होते हैं तो उस वक्त फिर क्रिटिकल हो जाते हैं। नेवरदलेस आप देखते हैं कुछ इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस। थोड़ा सा लंबा हो रहा टॉपिक क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं ये जो दो बड़े फोरम्स हैं इनकी एक पूरी कहानी हमने पहले बनाई। जरूरी नहीं कि हम इनकी डिटेल्स लिखें, थोड़ी सी डिटेल्स बताना इसलिए मैंने जरूरी समझा कि हो सकता है वो पेपर में पूछ ले। G7 पे G20 पे शॉर्ट नोट पूछ ले या ओवरऑल पूछ ले, इनके कंपैरिजन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ ले, या ग्लोबल गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में G7 और G20 के फोरम्स का रोल। अगर सिर्फ ग्लोबल गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में पूछ ले तब तो हमने जो ऊपरला पोर्शन किया वो तो ठीक है जी, आप समराइज करके सारे को लिख। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक कर गया, क्योंकि इस दफा के चांसेस तो यही है कि इस दफा जो पेपर बनने जा रहे हैं उनमें चीजें स्पेसिफिक ही आएंगी, चांसेस तो है। अच्छा, G20 की इनहेरेंट कंट्राडिक्शन का पॉइंट तो एक ही है, ये आपके साथ डिस्कस हो। ठीक है जी, बाकी इनके काम ठीक है, बेहतर जो है वो हमें नजर आते हैं। यानी कि G77 में जो क्लेम्स हैं और G20 में जो क्लेम्स हैं स्टेट्स के, उनमें इनहेरेंट कंट्राडिक्शन रिलेटेड टू IMF वो तो हमें नजर आ जाते, ये ठीक है। G7 में क्या है इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस? G7 का फोरम कलेक्टिवली, यानी G7 के जो कंट्रीज हैं ये कलेक्टिवली ये 1/3 कार्बन एमिशन में मुलव्वस हैं जी, जबकि दूसरी तरफ ये दुनिया को क्लीन एनर्जी का दर्स भी देते हैं जी, सबक भी सुनाते हैं। ठीक, तो ये बड़ी कंट्राडिक्शन हमें G7 कंट्रीज में मिलती है। दूसरी तरफ अगर आपका मैंडेट ही बहुत ब्रॉड है, बहुत ओपन मैंडेट है कि आप हर तरह के एस्पेक्ट्स को एड्रेस करते हैं, तो ये हर तरह के एस्पेक्ट्स में फिर जो वेस्टर्न आपकी कंट्रीज हैं उनके अंदर होने वाले इश्यूज उनको क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता?
यूरोप में अप्रोक्सीमेटली 10 एरियाज हैं ऐसे जो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जी। गो के आर्म्ड स्ट्रगल तो नहीं है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं। फैरो आइलैंड, ईटीए बास्क, कैटलोनिया, साउथ टायरल, वलाचिया, उसके बाद फ्लैंडर्स, उसके बाद और कौन सा रह गया? तो 6, अच्छा और भी है, कोर्सिका, 7, फैरो आइलैंड का इशू, डेनमार्क का हो गया, ये स्पेन का हो गया, ये स्पेन का हो गया, ये इटली का हो गया, उसके बाद जनाब ये बेल्जियम के हो गए, उसके बाद कोर्सिका फ्रांस का हो गया इशू। तो बाकी मेरे तो 7। अच्छा जब मैं पॉइंट लिख रहा था ना तो मैं कहा अच्छा ये तो 10 मुझे पता है, इनको क्या कहानी सुनानी, लेकिन इन सबको हाईलाइट नहीं किया जाता। हाईलाइट किसको किया गया? यूक्रेन को। सही जी। तो बाकी जगहों पर आपको ये कॉन्फ्लिक्ट जोन्स या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसेस जो ये लोग क्लेम करते हैं, ये आपको नजर नहीं आ रही। यूक्रेन आपको नजर आ रहा है। इनहेरेंट कंट्राडिक्शन होगी ना जी, कि जब आपका मैंडेट ही बड़ा ओपन है तो फिर ओपनली फिर सारी चीजों को एक्सेप्ट भी करें। एक तो और भी है, मुझे जब मैं ये पॉइंट लिख रहा था मैं कहता ये तो मुझे ये पता है, ये तो कोई मसला नहीं, मैं लिख लूंगा, लेकिन अब मेरे ज़हन से निकल गए। फैरो, ईटीए, कैटलोनिया, साउथ टायरल, ज़हन से निकल गया यार मेरे। अब आ जाते हैं जनाब क्रिटिकल एनालिसिस। भाई ये बात तो हम एक्सेप्ट कर लें, आप भी, मैं भी करता हूं, आप भी कर लें, हमारी भी कभी बात मान लिया करें। ये बात तो ठीक है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो इंश्योर करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ये बात तो बहुत जरूरी। अब ये G20 के फोरम पर ये हाईलाइट होती है ना बात, तो G7 के भी हमें फोरम पर हमें ये नजर आता है कि जनाब एक्सेप्टेबिलिटी बनती जा रही है कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है। तो द पॉइंट इज कि G7 अब नो मोर हाईली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल स्टेट्स, उसकी ब्रैकेट में नहीं रख सकते आप। चाइना, ब्राजील, इंडिया, they are far more better placed now than Italy, Canada. They are far more better placed. Japan. Collectively, ये 3 countries, they are far more better placed. So अब global problems जो हैं, उनमें G7 का से
महासभाएं चीजों को लेजिटिमेट रखने के लिए इससे ज्यादा सिर्फ लेजिटिमेसी मिल जाती, जिस तरह B3W को मिल गई जी, कि जी हाँ एक फोरम से ग्लोबल गवर्नेंस का फ्रेमवर्क। तो क्या B3W की एग्जीक्यूशन होती नजर आती है जी हमें? दाखिल दफ्तर हो गया टॉपिक ये। तो लेजिटिमेसी बनी बस G7 के फोरम से, G7 के फोरम से। G20 का फोरम now is becoming far more strong than G7. नंबर 2, ये जो मिथ है कि जनाब लिबरल डेमोक्रेसीज, क्योंकि ये 7 कंट्रीज जनाब दुनिया की बेहतरीन लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, तो जी लिबरल डेमोक्रेसीज ही आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाती हैं। G20 कंट्रीज ने इस मिथ को तोड़ दिया, in the form of Indonesia, in the form of China, in the form of India. तो Republic of South Africa, Kingdom of Saudi Arabia. तो मिथ टूट गई। तीसरा, फिर emerging economies are more important than developed economies. कोविड ने साबित किया जी कि बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज लॉकडाउन में बहुत बुरी तरह जो है वो इफेक्ट हुआ, लेकिन इमर्जिंग इकोनॉमीज आप देखें, अगर इंडियंस को देखें, मैक्सिकन्स को देखें, इंडोनेशिया को देखें, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज में आप जिनको फॉलो करवाते, ब्राजील को देखें एक्सेट्रा, इन इकोनॉमीज की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP लिखने वाला, वैसे आपस की बात मुझे भी नहीं पता ये क्या होता। इनकी रिटेल सेल्स, these were far more, they were better placed than developed countries during COVID. Number 4, UN के फोरम पर इन G20 कंट्रीज इनकी परमानेंट रिप्रेजेंटेशन वो बड़ा फायदा देगी ग्लोब को जी। जितने भी मेजर पावर्स हैं उनकी जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाने में हमें G20 फोरम के अदर कंट्रीज, उनका रोल, उनकी इंपॉर्टेंस वो इस बात से रियलाइज हो जाती है कि भाई आपने अगर मेजर पावर है ना चाइना, डिस्प्यूट है आपकी नॉर्थ कोरिया के साथ, तो आपको साउथ कोरिया अगर आप उसको ऑन बोर्ड लेंगे तो आपके मसाइल बेहतर तौर पे हल हो सकते। जब एक कंट्री को आप उसके स्टेक हाई कर देंगे ना, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसकी इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन होगी। मेजर पावर है रशिया, डिस्प्यूट का एरिया है सीरिया, सो टर्की अगर मौजूद होगा यूएन के फोरम तो बेहतर तौर पर कम्युनिकेट और एड्रेस कर सकता मानो, क्योंकि उसके भी स्टेक्स हैं सीरिया में। समझ आ रही? मेजर पावर है चाइना,
इशू है साउथ चाइना सी, तो उसी साउथ चाइना सी के कॉर्नर पे बैठा हुआ है इंडोनेशिया। समझ आ रही जी? मेजर पावर है रशिया, उसके ईस्टर्न यूरोप के इश्यूज है ना जी, ईस्टर्न यूरोप के तो इश्यूज फिर हैं, सही। तो उन ईस्टर्न यूरोप के इश्यूज को एड्रेस करवाने के लिए यूरोपियन यूनियन बीइंग परमानेंट, उसकी जो है वो प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। इवन स्पेन क्योंकि मेंबर तो नहीं है, लेकिन आप इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस तो नहीं है, इसमें इसको कहते हैं गेस्ट मेंबर के तौर पे मौजूद। जर्मनी, इटली, तो ये अपना चलो यूरोपियन यूनियन ना सही है, बाकी स्टेट्स इंडिविजुअल फ्रेमवर्क में अपना रोल प्ले कर सकते। तो जिन भी मेजर जो है तो फिर इन्हीं के इश्यूज है ना। अब फ्रांस का कोई इशू ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में डिस्प्यूट का तो कोई नहीं है, यूके का तो कोई नहीं है, ठीक है। मेजर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स, किसी भी रीजन में, एनी रीजन, अगर उसमें कोई कंसर्न है तो हर रीजन से तो हमने कम से कम एक आधा कंट्री तो निकाले। अफ्रीका से चलो किंगडम उसका साउथ अफ्रीका का बड़ा मिनिमल रोल है लेकिन एक पॉलिटिकल रियलिटी तो है। सो वो तो पूरा G20 जो है वो अपना मीनिंगफुल रोल प्ले कर सकता है। सो अगर G20 कंट्रीज को ही इनकी परमानेंट रिप्रेजेंटेशन डेवलप करवा दी जाए यूएन के फोरम पर, तो ये प्रॉपर लेजिटिमेसी बन जाएगी कि भाई जी बड़ी इकोनॉमीज हैं ग्लोब की। फ्यूचर, लास्ट पॉइंट आप कंक्लूजन कर लें। फ्यूचर जो है ना जी, बंद कर ले कैमरा, किन्नू शक्ल बखानी है, आ जाते हैं मुंह उठा के जो है वो, तो बंद कर ला कैमरा। रियलमी, मैं तुझे ना क्लास से निकाल रहा हूं, है को बात करने वाली, बार बार इनको समझाओ, बार बार समझाओ जो है, ठीक है। अब ये दूसरा मुंह करके आगे आ गया, ठीक है, कि देखने जी क्या हो रहा है क्लास में। अब बंद किया कैमरा, दिमाग खा जाते हैं यार। मैंने कंक्लूजन द पॉइंट ही बुला देता, क्या कंक्लूजन के पॉइंट में कंक्लूजन का पॉइंट लिखा भी था, मैं नॉर्मली अपने पॉइंट्स में लिखता को नहीं। ये तो आसान बात है, ये तो मैं बोल दूं, वही कम वक्त कोई इंतहाई कोई ना चवल का बच्चा है ये, कोई जो CSS करने आ जाते हैं, तो पता नहीं अब क्या था यार मुझे